पहले तो काशी की इस आदरणीय मोदी जी की कर्मभूमि पर एक सांसद के रूप में, एक माननीय देश के प्रधानमंत्री के रूप में काशी की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। चूँकि माँ गंगा ने बुलाया है, पहला ही वाक्य था आदरणीय मोदी जी का, और उसको उन्होंने निभाया है। काशी के पुत्र के रूप में आदरणीय मोदी जी ने काशी के और उत्तर प्रदेश के विकास में हमेशा अपने मार्गदर्शन में एक महती भूमिका निभा करके एक कायाकल्प करने का काम किया है। इसके लिए भी प्रदेश और काशी की जनता उनकी ऋणी है। और चूँकि 5 राज्यों के चुनाव के बाद 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के बाद आदरणीय मोदी जी पहली बार काशी की धरती पर पधार रहे हैं, इसलिए यहाँ का जन जन आतुर है, उत्साहित है और उनके स्वागत के लिए तत्पर है। आज आप देखेंगे कि एयरपोर्ट से लेकर के विभिन्न कार्यक्रम स्थलों तक जन सैलाब आपको दिखाई पड़ेगा आदरणीय मोदी के स्वागत में खड़ा हुआ। लोग स्वतः प्रेरित होकर के, ऐसा उमंग हम लोग 2 दिन से यहाँ देखने को मिल रही है कि लोग स्वतः उनके स्वागत में खड़े दिखाई पड़ेंगे। उनको लगता है कि अपना बेटा, अपना पुत्र, अपना प्रधानमंत्री, अपना सांसद और अपना प्रतिनिधि, जिसने काशी को सबको लुटाया है, सब कुछ दिया है, और आज पुनः 20,20,000 करोड़ की नई परियोजनाओं की सौगात देने का काम भी इस अपने बेट में करने आ रहे हैं। तो ऐसे महान सपूत का, ऐसे विश्व स्तरीय ग्लोबल लीडर का, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का काशी की धरती पर स्वागत है, अभिनंदन है। और जयवीर सिंह अपने पर्यटन विभाग की ओर से, संस्कृति विभाग की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करने के लिए तत्पर है। काशी और तमिल संगमम वॉल्यूम 2 की शुरुआत आज हो रही है प्रधानमंत्री जी के हाथों। देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना और यह नारा नहीं बल्कि धरातल पर उतारने का काम आदरणीय मोदी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का कोई भेदभाव हो, बल्कि एक राष्ट्र का मतलब जब बात की जाती है, एक राष्ट्र का मतलब उसमें वो भी शामिल होता है जो अखंड भारत का सपना हम लोगों का है, जो पीओ का हिस्सा, वो भी अखंड भारत का हिस्सा, उसको भी मिला करके अपनी सांस्कृतिक एकता, अखंडता को हम लोग प्रदर्शित करना चाहते हैं। तमिल संगमम के द्वारा आज दूसरा ही संस्करण है, इससे पहले भी पिछली साल काशी की धरती पर आयोजित हुआ था, जिसके द्वारा ये प्रयास रहता है कि जो बोली, भाषा, रहन, परंपराएं की जो थोड़ी बहुत एक दूसरे की अलग अलग हैं, उनको एक दूसरे से इंटरनल एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हो सके। और इसके लिए आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या के होने वाले कार्यक्रमों, उत्तर प्रदेश में दीपोत्सव पर काशी में होने वाले कार्यक्रमों, हम लोग विभिन्न राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग MOU किया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों के कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ उत्तर प्रदेश में देते हैं, उत्तर प्रदेश के कलाकार उन राज्यों में जाकर के अपनी प्रस्तुति देते हैं। इसी तरह विभिन्न देशों के साथ भी हम लोगों ने MOU किए हैं कल्चरल एक्सचेंज के, जिसमें उन देशों के कलाकार भारत की धरती पर, खास रूप से अयोध्या और काशी की धरती पर आकर के अपने कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। हमारे लोग उन देशों में करते हैं। इसका मतलब कल्चरल एक्सचेंज के भी द्वारा कल्चरल सांस्कृतिक जो विरासत है उसके आदान प्रदान करने के साथ एक दूसरे की बोली, भाषा, कलाएं, जीने की कला और सांस्कृतिक गतिविधियों को साझा करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को, आदरणीय मोदी के नारे को साकार करने का काम कर रहे हैं। अब वो यहाँ दिखाई पड़ेगा इस माध्यम से। और जो विपक्ष बार बार उत्तर और दक्षिण की चर्चा करता है, चुनाव से जोड़ता है, उसको भी पूरी तरह हम लोग खारिज करने का काम अपनी सांस्कृतिक इस विरासत के द्वारा करना चाहते हैं। 22 जनवरी की डेट आ गई है, कई सारे लोगों को लौटा गया, कई सारे लोग नाराज हैं। देखिए, ये काम सरकार का नहीं है, न भारत सरकार ये काम कर रही है, न प्रदेश सरकार काम कर रही है। श्री रामलला का भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर का काम जन सहयोग से, श्रद्धालुओं के चंदे से, श्रद्धालुओं की आस्था के आर्थिक मदद से वहाँ का ट्रस्ट, वहाँ का न्यास करने पूरा किया है। और वही न्यास अपने किसको बुलाना है, नहीं बुलाना है, इस दायित्व को भी निभा रहा है और बखूबी पूरा कर रहा है। सरकार का काम है कि वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ न हो, उनके आना जाना, खाना पीना, ठहरना, पार्किंग, इनमें हर तरीके से निर्बाध रूप से
सुचारू रूप से बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो हमारे श्रद्धालु की यात्रा, ये सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए अस्थायी रूप से भी वहाँ तमाम हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके व्यवस्था कर रहे हैं, और स्थायी रूप से चूँकि वहाँ 22 तारीख के बाद जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से उसका लोकार्पण का कार्यक्रम होगा, उसके बाद जिस तरीके से पूरे देश और दुनिया में सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों का आकर्षण, अपनापन और आत्मीय भाव दिखाई पड़ रहा है, उससे संभावना है कि प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने आएंगे। इसके दृष्टि से हमारा पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग इन सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए कि जो भी श्रद्धालु भगवान श्री राम के भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर में दर्शनार्थ आएँ, उन्हें कोई असुविधा न हो, उन्हें 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा, अन्य परिक्रमा मार्ग भी व्यवस्थित रहें, सुगम रहें, और किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ न हो, इसकी व्यवस्था हम लोग करने का काम कर रहे हैं। उसके ठीक पहले अयोध्या में एयरपोर्ट का भी शुरुआत होना, उससे पहले न सिर्फ एयरपोर्ट, हम लोग रेल ट्रैक को भी कई बहुत लंबे 1 साल से काम चल रहा है, उसको भी पूरा करने का इसी संबंध में काम कर रहे हैं, ताकि विशेष ट्रेनें भी जब संख्या को देखते हुए अगर आएंगी तो उनके लिए कोई असुविधा ना हो। हमारा एयरपोर्ट इसी दिसंबर के महीने में माननीय प्रधानमंत्री के कमरों से अपना काम आरंभ कर देगा, आवागमन की शुरुआत हो जाएगी, फ्लाइट्स वहाँ उतरने लगेंगी, रेलवे की सुविधाएँ हो जाएंगी, बसों की यूपी रोडवेज और अन्य व्यवस्थाएं, बसों की भी आवागमन की लखनऊ से और अगल बगल के ज़िलों से इतनी प्रचुर मात्रा में देंगे कि किसी भी श्रद्धालु को आने जाने में बाई रोड कनेक्टिविटी में भी कोई दिक्कत ना हो। उनके यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं को ठहराने के लिए भी स्थायी चूँकि इतना भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो टेंट सिटी बना करके वो भी व्यवस्था करने जा रहे हैं। और अकेले अयोध्या में नहीं, बल्कि अयोध्या के आसपास के ज़िले, बल्कि लखनऊ तक हम लोग आवागमन, ट्रैफिक, खान पीन, ठहराव, पार्किंग, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, क्रूज वगैरह हम लोग चालू कर रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी, सारी की सारी कनेक्टिविटी देने का काम करेंगे। उसके पहले कई सारे यहाँ पे हेलीपैड भी बन चुके हैं, कई सारे बन रहे हैं, जिससे अयोध्या तक जाने का सफ़र किस तरीके से वो पूरा? देखिए, न सिर्फ अयोध्या बल्कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने एक इसकी बहुत बड़ी रणनीति तैयार की है कि हम सर्किट बना के पूरे प्रदेश के जो भी हमारे महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन हैं, श्रद्धा के केंद्र हैं, धार्मिक केंद्र हैं, आस्था के केंद्र हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, इनको आपस में बाई एयर कनेक्टिविटी देने का भी काम कर रहे हैं। उसी क्रम में पहली कनेक्टिविटी हम लोग 25 तारीख को, जिस दिन आदरणीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का जन्मदिन है, उस दिन हम आगरा और मथुरा के 2 हेलीपोर्ट की सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं। अटल जी के जन्म स्थान बटेश्वर, जो आगरा जिला का है, चूँकि उन्हीं का जिला है, वहीं शुरुआत कर रहे हैं। आगरा जिले के बटेश्वर में उनकी जन्मस्थली पर 103 करोड़ रुपए के लगभग की परियोजनाओं को शिलान्यासित और लोकार्पित करने का काम करने जा रहे हैं। और इसी क्रम में अयोध्या, काशी, चित्रकूट, नैमिषारण्य, अन्य अन्य जो डेस्टिनेशन हैं, उनको भी हम लोग हेलीपोर्ट से कनेक्ट करके एक सर्किट का डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं। बहुत कुछ ही महीनों में ये कनेक्टिविटी आपके सामने आ जाएंगी, ताकि आम श्रद्धालु, आम पर्यटक उत्तर प्रदेश में बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी का लाभ हो सके। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने हमारे जो एक्सप्रेस वे हैं, NH हैं, रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से बेहतरीन सेवाएं दी हैं। हम लोगों ने तमाम नए डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत की है। कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे अयोध्या का चालू होने वाला है, जेवर का भी बहुत जल्दी आपके सामने एक उसकी स्ट्रिप चालू होने वाली है, एक हवाई पट्टी, और अन्य अन्य एयरपोर्ट भी हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, आने वाले हैं, धरातल पर उतरने वाले हैं। हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन के लिए आने वाले किसी भी पर्यटक को, किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, बेहतरीन आवागमन के साधन मिलें, ये हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके भी हमारे आने वाले पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं देने का काम कर रहे हैं। कई सारे राज्यों का भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अभी कल ही सिक्किम के मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे और एक गेस्ट हाउस का शिलान्यास किए हैं लक्सा पर, और उनका जब हम लोग ने NI पे उन्होंने बातचीत की कि वो अयोध्या में भी एक सिक्किम भवन, सिक्किम गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश 17 के बाद, 17 से पहले का उत्तर प्रदेश और अब 17 के बाद का उत्तर प्रदेश एकदम बदला हुआ उत्तर प्रदेश है।
पहले दंगों का उत्तर प्रदेश, अपराधियों का उत्तर प्रदेश, कोई निवेश करने नहीं आना चाहता था, कोई घूमने नहीं आना चाहता। और किसी प्रदेश का पर्यटन तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उस प्रदेश में सुरक्षा की गारंटी ना हो। आज 17 के बाद परिवेश बदला है, उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की अवधारणा बदली है, सोच बदला है, परफेक्शन बदला है। आज देश नहीं दुनिया में लोग उत्तर प्रदेश की कानून का राज, दंगा मुक्त प्रदेश और बाबाजी बुलडोजर वाले बाबाजी के राज को एक बेहतरीन कानून व्यवस्था वाला राज के रूप में ये आकर्षित कर रहा है। उसी का परिणाम है कि जब निवेश की बात हो या पर्यटन के लिए आने वाले लोगों की संख्या की बात हो, एक विश्वास की भावना के साथ लोग निर्विघ्न और बिना किसी सोचे समझे अपने आप आकर्षित हो रहे हैं। उसी का परिणाम है कि 40 लाख करोड़ का निवेश हमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मिला। उसी का परिणाम है 31 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक हमारे उत्तर प्रदेश में 2022 में उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हुए। और आने वाले समय में हमें पूरा भरोसा है कि हम टूरिज्म के मामले में, पर्यटकों की आवक के मामले में हिंदुस्तान का पहला राज्य देसी पर्यटकों के मामले में बन चुके हैं और विदेशी पर्यटकों के आकर्षित करने में भी प्रथम स्थान पर आ जाएंगे। और बेहिसाब संभावनाएं हैं, उनको धरातल पर उतारने का काम हम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पर्यटन उत्तर प्रदेश के राजस्व में भी बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने एक अखबार को इंटरव्यू में कहा है कि जो संसद में चूक हुई उसको राजनीतिकरण ना किया जाए। ठीक कहा उन्होंने, निश्चित रूप से ठीक कहा है, क्योंकि इस तरह की घटना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरक्षा में चूक हुई स्वीकार करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ये प्रत्येक देशवासी का दायित्व है। राजनीति होती रहेगी, लेकिन संसद को सुरक्षित रखना, देश को एक रखना, देश को सुरक्षित, संरक्षित और मजबूत राष्ट्र रखना, ये हम सबका दायित्व है। जब देश मजबूत होगा तभी तो राजनीति होगी, अगर देश नहीं तो राजनीति काहे पे होगी। तो मैं समझता हूँ सभी राजनीतिक दलों का बेसिक उत्तरदायित्व है, मूल दायित्व है कि सब लोग राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, अखंडता के लिए, एकता के लिए, भाईचारे के लिए सब लोग मिल करके इसके लिए काम करें, इस पर राजनीति न करें और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसमें सब लोग योगदान करें। विभिन्न समितियां बना दी गई हैं, लोकसभा अध्यक्ष जी के द्वारा भी एक समिति का गठन किया गया है जो इस पर सुरक्षा के बारे में अपनी आँख कह देगी। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भी एक कमेटी का गठन किया गया है जो एक उच्च अधिकारी के नेतृत्व में ये सुनिश्चित करेगी, एक रिपोर्ट देगी कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या क्या उपाय होंगे और उसके लिए क्या क्या कौन क्या कैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, वो सारी विस्तृत रूप से रिपोर्ट देगी, तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये तय है कि देश की एकता, अखंडता, भाईचारे के लिए सभी का उत्तरदायित्व है। राजनीति बाद में है, देश पहले है। नेशन फर्स्ट के चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे राजनीतिक दलों को इस पर अच्छी मानसिकता का परिचय देना चाहिए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये बेरोजगारी का ही में था, जो जितने लोग सुरक्षा में चूक में एक्यूज्ड है वो बेरोजगार है, तो क्या होगा? नहीं, देखिए, देश में रोजी रोजगार के अवसर की बात हो, आप देख रहे हो कि आदरणीय मोदी जी ने स्वरोजगार के लिए बैंक के दरवाजे खोले, कोई बिना गारंटी खुल लेना शुरू किया। आप देख रहे हो लाभार्थियों की जिनसे आप सम्मान करने जा रहे हैं आदरणीय मोदी जी विकसित भारत संकल्प यात्रा में, आप सुनिए उन बेरोजगारों किस तरह रोजी रोजगार के अवसर दिए, अपने पैरों पर खड़े होने के अवसर दिए। और जिस तरीके से देश में और उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, वो भी तो करोड़ों लोगों को रोजी रोजगार के अवसर देने का काम कर रहा है। लेकिन जब निवेश ही नहीं था तो निश्चित रूप से देश कमज़ोर होता। आज सौभाग्य है देश का कि चाहे विदेशी परिवेश में हमारे निवेशक हों, देश के निवेशक हों, वो बेशक देश में निवेश कर रहे हैं। इससे न सिर्फ रोजी रोटी के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि आप देख रहे हो कि विभिन्न वो एजेंसियां जो पूरे विश्व में एक कौन देश कितना ग्रोथ करेगा उसका आंकड़ा प्रस्तुत करती हैं। सभी का मानना है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का सपना पूरा कर रहा है। जब सपना वो पूरा कर रहा है तो उसी में समाहित है कि रोजी रोजगार के अवसर भी निरंतर बढ़ने का काम हो रहा है। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं लेकिन बेरोजगार, अब राहुल गांधी तो क्या कहते रहते हैं, वो तो बेसलेस बातें करते हैं, कभी आंकड़ों पर ध्यान नहीं देते। उन्हें थोड़ा आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए और तथ्यात्मक बातें बोलनी चाहिए। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय भी इसी पर बोले हैं कि अगर ये कोई और पार्टी का कागज पे अगर वो अंदर घुसे होते तो अब तक तो राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह और क्या क्या लग जाता। चूक हुई है, स्वीकार करते हैं, चूक हुई, निश्चित रूप से स्वीकार किसी भी दल का सांसद हो
भले ही भाजपा के थे, भले ही कांग्रेस के होते, किसी चूक थे, चूक स्वीकार करनी पड़ेगी। उस चूक की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी को सजग रहना पड़ेगा, उसके उपाय करने पड़ेंगे। तो सभी दलों को मिल बैठ के इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि देश की एकता अखंडता का मामला है, सभी की सुरक्षा का मामला है। सब लोग मिल करके इस पर चिंतन मंथन करके आगे की घटनाओं को रोकने पर काम करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।